क्लास 8 के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 6 वीवर, आयरन स्मेल्टर और एंड फैक्ट्री वर्कर में ओनर में आपका स्वागत है। तो इसमें क्या है, हम जानेंगे कि भारत में जब अंग्रेज़ों का शासन था तो उस समय में वीवर्स की क्या स्थिति थी। वीवर मतलब होता है जुलाहे, जो कपड़े बुनते हैं। आयरन स्मेल्टर मतलब जो आयरन निकाल के, ओर को निकाल के पिघला के आयरन से कई तरह के इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, उनको आयरन स्मेल्टर बोलते हैं। और फैक्ट्री ओनर कैसे थे उस समय में, किस तरह की फैक्ट्रियां भारत में स्थापित हुई और उनको क्या समस्याएं रहीं, इन सब के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सूरत इन गुजरात ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। जो गुजरात का सूरत है वो बहुत इम्पॉर्टेंट पोर्ट था इंडियन ओशन ट्रेड के लिए। और डच और इंग्लिश ट्रेडिंग शिप जो होते थे वो इस पोर्ट को अर्ली 17th सेंचुरी से यूज़ करते थे, लेकिन धीरे धीरे इसका इम्पोर्टेंस क्या हुआ, 18th सेंचुरी में डिक्लाइन हो गया, मतलब कम हो गया। यह चैप्टर आपको बताता है स्टोरी ऑफ क्राफ्ट और इंडस्ट्री ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल बाय फोकसिंग ऑन 2 इंडस्ट्रीज। पहला है टेक्सटाइल, आयरन एंड स्टील। Both these industries were crucial for these industrial revolution in modern world. Mechanized production of cotton textile। अब क्या हुआ कि जो टेक्सटाइल था और आयरन स्टील इंडस्ट्रीज़ थी, ये उस टाइम की बहुत फेमस इंडस्ट्रीज़ थी, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए, औद्योगिक क्रांति के लिए बहुत ज़रूरी थी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि औद्योगिक क्रांति क्या थी। तो पहले क्या था, लोग खेती करते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों ने देखा कि ब्रिटेन में खासकर कि मशीनों से कपड़ा बनाने लगे, तो इंडस्ट्री की स्थापना होने लगी, तो इसे इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। तो इसमें क्या हुआ, एक टेक्सटाइल बहुत आगे था। टेक्सटाइल का मतलब होता है कपड़ा, और आयरन एंड स्टील मतलब जो लोहे का काम था वो सबसे आगे था, क्योंकि फैक्ट्रियों को बनाने के लिए लोहे की ज़रूरत पड़ती थी। फिर मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। अब मैकेनाइज्ड का मतलब होता है कि कुछ ऐसी मशीनें बन गई थी जिसके कारण ब्रिटेन जो था वो फॉरमोस्ट था इंडस्ट्रियल नेशन में 19th सेंचुरी में। और आयरन, और जब इसकी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ग्रो हुई 1850 में, तो ब्रिटेन को पूरे वर्ल्ड का वर्कशॉप कहा जाने लगा, ठीक है ना। तो दोनों चीज़ें वहाँ हुई। एक तो वहाँ पर क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ मशीनियों के कारण, तो टेक्सटाइल बहुत ज़्यादा बनने लगा। और दूसरा क्या हुआ, आयरन और स्टील भी जो है वहाँ पर बहुत बनने लगा। द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ ब्रिटेन हैड अ क्लोज कनेक्शन विद द कॉन्क्वेस्ट एंड कोलोनाइजेशन ऑफ इंडिया। अब ब्रिटेन में जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ उसका क्लोज कनेक्शन इंडिया से था, क्योंकि ब्रिटेन का राज्य कहाँ चलता था, इंडिया में चलता था। In the late 18th century, company was buying goods in India and exporting them to England and Europe. अब क्या हुआ, 18th सेंचुरी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इंडिया से गुड्स को खरीदती थी, माल को खरीदती थी, और इंग्लैंड और यूरोप उसको भेजती थी, ठीक है, और उससे प्रॉफिट कमाती थी। पर जैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हुआ, ग्रोथ ब्रिटेन में, तो ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट बिगेन टू सी इंडिया एज अ वास्ट मार्केट फॉर देयर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। तो अब जैसे ही वहाँ पर बहुत ज़्यादा कपड़ा बनने लगा, बहुत ज़्यादा लोहा बनने लगा ब्रिटेन में, तो वो ये सोचने लगे कि अब हम इंडिया से माल ना मंगवा के हमारा माल जो है हम इंडिया में भेजें और वहाँ से पैसे कमाएं, ठीक। एंड ओवर टाइम मैन्युफैक्चर गुड फ्रॉम ब्रिटेन बिगेन फ्लडिंग इंडिया। और जो भी वहाँ पर गुड्स बनता था, माल बनता था, वो इंडिया में बेचने के लिए भेजा जाता था, ठीक। हाउ डिड दिस अफेक्ट इंडियन क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि इससे इंडिया में क्या प्रभाव पड़ा। तो दिस इज़ द क्वेश्चन वी विल एक्सप्लोर इन दिस चैप्टर। तो सबसे पहले हम इंडियन टेक्सटाइल और वर्ल्ड मार्केट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे टेक्सटाइल प्रोडक्शन। तो हमारे यहाँ कई तरह के कपड़े उस समय बनते थे, जैसे पटोला जो था वो सूरत में, अहमदाबाद में और पाटन में जो था बुना जाता था। हाईली वैल्यूड था ये इंडोनेशिया में, और ये वीविंग ट्रेडिशन का एक लोकल पार्ट था 1750 तक। जब ब्रिटिश ने कॉन्कर्ड किया, जीता बंगाल को प्लासी के युद्ध के बाद, तो इंडिया वाज बाय फॉर वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। तो उस समय में हमारे यहाँ हम लोग लार्जेस्ट प्रोड्यूसर थे, ठीक है ना, वर्ल्ड के।
सोचिए अब आप, हमारे इतना कॉटन का कपड़ा उस समय हाथों से ही बना लिया जाता था, मशीनें नहीं थी उस समय में। इंडियन टेक्सटाइल हैड लॉन्ग बीन रिनाउंड बोथ फॉर देयर फाइन क्वालिटी एंड एक्सक्विसाइट क्राफ्टमैनशिप। और इंडिया का जो टेक्सटाइल था वो बहुत फेमस था। रिनाउंड का मतलब फेमस था अपनी फाइन क्वालिटी के लिए और उसके क्राफ्टमैनशिप के लिए। और उनको एक्सटेंसिवली मतलब बहुत अधिक भेजा जाता था, एक्सपोर्ट किया जाता था साउथ ईस्ट एशिया, जावा, सुमात्रा, पिनाक और वेस्ट और सेंट्रल एशिया में। फिर 16वीं सेंचुरी से किससे क्या हुआ, यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी इंडिया का टेक्सटाइल खरीद रही थी 16वीं सेंचुरी से फॉर सेल इन यूरोप। तो इस तरह से क्या था, हमारा जो टेक्सटाइल का उद्योग था, हमारा जो कपड़े का उद्योग था वो 16 और 17 सेंचुरी में टॉप पे था। ठीक, हमारे यहाँ मतलब कुछ ऐसे कारीगर भी हुआ करते थे कि एक साड़ी को वो एक माचिस की डिब्बी में, अब आप सोचिए कि माचिस की डिब्बी कितनी बड़ी होती है, तो उसमें वो पूरी एक साड़ी बुन के रख सकते थे। इतना पतला और इतना महीन कपड़ा वो बुन सकते थे। अब वर्ड टेल्स अस हिस्ट्रीज, अब हमारे जो कपड़ों के कुछ शब्द हैं उनसे भी हमको हिस्ट्री पता चलती है। जैसे एक मौसलिन करके कपड़ा होता है, तो ये जो था अरब मर्चेंट जो थे, मौसल जिसको इराक को कहा जाता था मौसल, तो सो दे बिगेन रेफरिंग ऑल फाइनली वोवन टेक्सटाइल एज मौसलिन। तो जितने भी मतलब फाइन वीविंग टेक्सटाइल थे उनको मौसलिन कहने लगे। तो ये एक वर्ड है, मौसलिन करके कपड़ा होता है उसके लिए। ठीक, व्हेन द पोर्टुगीज फर्स्ट केम इन इंडिया इन सर्च ऑफ स्पाइसेस, तो जब पोर्टुगीज आए, पुर्तगाली आए, तो उन लोगों ने कैलिकट नामक जो पोर्ट था वहाँ पर केरल के पास, वहाँ पर उन्होंने मतलब वहाँ से स्पाइसेस का एक्सपोर्ट करना शुरू किया। तो वहाँ पर उन्होंने जो कॉटन का टेक्सटाइल देखा जो अपने स्पाइसेस के साथ वो ले गए, उसको कैलिको उन्होंने कहा। तो कैलिको भी जो शब्द है वो कॉटन के लिए यूज़ होता है। तो एक मौसलिन यूज़ होता है और एक कैलिको यूज़ होता है। अब एक और वर्ड आता है छिंट। छिंट जो था वो उसको कहा जाता था जो प्रिंटेड कॉटन क्लॉथ होता था। ठीक है ना, तो ये जो था, और कोसा और बंधना, ये सारे शब्द उस समय में चलते थे। ठीक, तो छिंट जो है वो एक हिंदी वर्ड है, छींट से निकला है। ये क्लॉथ विथ स्मॉल एंड कलरफुल फ्लावरी डिज़ाइन, एक ऐसा कपड़ा जिसमें फ्लावरी डिज़ाइन हो उसको छिंट कहा जाता था। 1680 से there started a craze for printed Indian cotton textile in England and Europe, mainly for their exquisite floral design। अब क्या हुआ कि 1680 से क्या हुआ, एक क्रेज़ शुरू हुआ कि भाई अब हम प्रिंटेड चीज़ों का इंग्लैंड और यूरोप में क्रेज़ शुरू हुआ। फाइन टेक्सचर था, रिलेटिव चीपनेस थी कि मतलब वो सस्ता हुआ करता था। रिच पीपल ऑफ इंग्लैंड, इवन क्वीन जो थी वो खुद जो है इंडियन फैब्रिक पहना करती थी। इसी तरह से बंधना शब्द चलता है, बंधेज जिसको कहा जाता है, वो भी जो था ब्राइटली कलर्ड एंड प्रिंटेड स्कार्फ फॉर नेक और हेड। तो ओरिजिनली द टर्म डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड बंधना, हिंदी का मतलब जिसमें मतलब होता है टाइंग, इसको मतलब क्या है, एक तरह से गोल घुमा करके प्रिंटेड किया जाता था टाई करके। और इसलिए क्या होता था, टाइंग और डाइंग के लिए ये फेमस था। ये देखिए इसका एक एग्जांपल है बंधना का, कि इसको क्या टाई और डाई किया जाता था। ऐसे ही एक शब्द था चलता था जमदानी। तो देखिए बहुत सारे शब्द हो गए, अब मुस्लिन हो गया, ठीक है ना, कैलिको हो गया, फिर बंधना हो गया, अब जमदानी पढ़ रहे। जमदानी भी एक फाइन मुस्लिन क्लॉथ था। डेकोरेटिव मोटिव्स थे वोवन ऑन द लूम, टाइपिकली ग्रे एंड वाइट, ऑफन अ मिक्सचर ऑफ कॉटन एंड गोल्ड थ्रेड वाज यूज्ड एज क्लोथ इन दिस पिक्चर। तो इसमें गोल्ड का भी थ्रेड यूज़ होता था। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ जमदानी जो दक्का था बंगाल का, जिसको ढाका कहा जाता बांग्लादेश का बाद में पार्टीशन होकर के, तो डक्का बंगाल का था और लखनऊ जो था यूनाइटेड प्रोविंसेस में उस समय में था, तो लखनऊ। तो ये जो दो जगह थी ये जमदानी के लिए बहुत फेमस थी और जमदानी इस तरह का कपड़ा होता था। ठीक, उसके बाद छिंट आता था, फाइन एग्जाम्पल ऑफ छिंट। तो इस तरह से देयर वर अदर क्लोथ्स इन द बुक दैट वर नोटेड फॉर देयर
प्लेस ऑफ ओरिजिन। अब उनकी यदि हम ऑर्डर बुक देखें, यदि आप बुक में देखें तो आपकी बुक में एक ऑर्डर दिया होगा कि वो किस तरह से ऑर्डर देते थे, तो उसमें बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे जो इंडियन टेक्सटाइल के थे और जो ये बताते थे कि उस समय में क्या था, यूरोपियन मार्केट में इंडियन टेक्सटाइल बहुत फेमस था। बाय द अर्ली 18th सेंचुरी इंडियन टेक्सटाइल वूल एंड सिल्क मेकर इन इंग्लैंड बिगिन प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द इम्पोर्ट ऑफ इंडियन कॉटन टेक्सटाइल। अब जैसे भी ब्रिटेन में टेक्सटाइल बनना शुरू हुआ, कपड़ा बनना शुरू हुआ, तो उनको ये बुरा लगने लगा कि इंडिया का टेक्सटाइल इतना फेमस क्यों है। इन 1720 ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक लेजिस्लेशन लाई, एक कानून लाई, और उसने प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल छिंट को इंग्लैंड में बैन कर दिया। ठीक, और इसको कैलिको एक्ट के नाम से जाना जाता है। इस समय में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो इंग्लैंड में डेवलप हो रही थी और वो चाहती थी कि भाई हमें एक सिक्योर मार्केट मिले और गवर्नमेंट उनको प्रोटेक्शन दे। जो इंडियन डिज़ाइन को वो लोग इमिटेट करने लगे, नकल करने लगे और इंग्लैंड में प्रिंट करने लगे वाइट मुस्लिन और प्लेन अनब्लीच्ड इंडियन क्लॉथ में। कंपटीशन जो था इंडियन टेक्सटाइल से एक टेक्निकल इनोवेशन की तरफ भी ले गया, क्योंकि पहले वहाँ पर भी कपड़े जो थे हाथ से ही बनना शुरू हुए थे, लेकिन एक स्पिनिंग जेनी नाम की मशीन आई 1764 में, जॉन के ने डेवलप किया था। और उससे क्या हुआ कि जो टेक्सटाइल उद्योग था वो बहुत बढ़ने लगा। और 1786 में जैसे स्टीम इंजन आया, तो स्टीम इंजन जो रिचर्ड आर्कराइट ने खोजा था, तो उससे तो फिर क्या हुआ, बहुत तेज़ी से कपड़ा बनना शुरू हो गया स्टीम इंजन से। इंजन का मतलब आप वो मत लगाइए, स्टीम इंजन का मतलब है कि एक इंजन था जिससे क्या होता था, कपड़ा उद्योग में बहुत सारी मशीनें चलाई जाती थी। तो अब क्लॉथ जो था वो इमेंस नाउ बी वोवन इन इमेंस क्वांटिटी एंड चीपली टू। अब वो कपड़ा सस्ता होने लगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बुनने लगे लोग। हाउएवर इंडियन टेक्सटाइल, परंतु तब भी इंडिया का जो टेक्सटाइल था, चूँकि वो हाथ से बुना था और उसमें बहुत फाइन क्वालिटी थी, तब भी वो बहुत फेमस था। तो इसके कारण क्या हुआ कि दीज कंपनीज परचेज कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल इन इंडिया बाय इम्पोर्टिंग सिल्वर। ये सिल्वर इंपोर्ट करके वहाँ से और इनको खरीदती थी। परंतु जब ईस्ट इंडिया कंपनी को जैसा अपन ने पढ़ा कि जैसे बंगाल पर उनका अधिकार हो गया था, तो उन लोगों ने क्या किया कि जो वो यहीं से फिर पैसे कमाने लगे और यहीं से जो है वो इंडियन टेक्सटाइल को खरीद के बेचने लगे या भेजने लगे। तो स्पिनिंग जेनी क्या है, एक मशीन है जिससे एक सिंगल वर्कर कुड ऑपरेट सेवरल स्पिंडल। स्पिंडल का मतलब होता है कई जो कपड़ा बनाते हैं ना, तो उसमें कई तरह के धागे लगते हैं ना, तो उनको सभी को एक ही आदमी एक ही समय में हैंडल कर सकता था और सारे जो व्हील थे वो इकट्ठे घूम कर सकते थे, जिसके कारण क्या बहुत अच्छा स्पिनिंग जेनी से कपड़ा बनने लगा। अब जैसे जैसे यूरोपियन ट्रेड बढ़ा, जैसे जैसे यूरोप में जो है कपड़ा बनना शुरू हुआ, तो सेटलमेंट जो है कई जगह बनने लगी, बहुत सारे पोर्ट में, क्योंकि जहाज़ों से भेजा जाता था माल। तो डच सेटलमेंट कोचिन में बना और ये मैप में आप देख सकते हैं और कौन कौन से बने। अब वीवर कौन थे, तो वीवर जो थे उस समय में, वीवर का मतलब जुलाहे, तो वो जो थे वो स्पेशलाइज थे वीविंग में। उनकी जो स्किल थी वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जाती थी। जो तंती वीवर थे बंगाल के वो बहुत फेमस थे। जुलाहा और मोमिन वीवर जो थे नॉर्थ इंडिया में थे। इसी तरह से सेल एंड कैलिकोलर और देवांग साउथ इंडिया के जो थे, ये कुछ ऐसी कम्युनिटी थी जिनसे क्या था कि जो फेमस वीवर्स थे। द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, अब कपड़ा कैसे बनता था, तो चरखे से पहले, चरखा और तकली, आपने महात्मा गांधी का चरखा देखा होगा, तो उससे धागा बनाया जाता था, तकली से थ्रेड बनाया जाता था। फिर वो थ्रेड को क्या किया करते थे, जैसे ये देखिए ये लगाया हुआ है इसने, ये थ्रेड को इस तरह से ये सांचे में, ये एक तरह का जो है जुलाहे लोगों का होता था, तो इसमें क्या होता था कि फिर वो सेट करके और फिर कपड़ा बुनते थे। ठीक है ना, तो चरखा और तकली होता था, फिर वीवर उसको बुनता था, फिर उसके बाद डायर जो होता था, डायर का मतलब होता है रंगरेज, वो कपड़े को रंगा करता था। तो इस तरह से क्या था कि कपड़ा बनाया जाता था। इससे कई लोगों को लाइवलीहुड मिलता था। लाइवलीहुड का मतलब होता है कि उनकी आजीविका चलती थी, उनका जीवन चलता था।
तो खर्च चलता था। डेवलपमेंट ऑफ कॉटन इंडस्ट्री इन इंग्लैंड ब्रिटेन, अब ब्रिटेन में जब इतना ज़्यादा कॉटन इंडस्ट्री डेवलप हुई तो उससे क्या हुआ, हमारे यहाँ के जो प्रोड्यूसर थे उनको बड़ा झटका लगा। अब क्या क्या झटका लगा, पहला, इंडियन टेक्सटाइल हैड टू बी कम्पीट विद ब्रिटिश टेक्सटाइल इन यूरोप एंड अमेरिकन मार्केट। अब इंडिया का जो टेक्सटाइल था वो ब्रिटेन और यूरोप के मार्केट में जाता था, अमेरिका के मार्केट में जाता था, तो वहाँ पर उसको कंपटीशन फेस करना पड़ा क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी मशीनों से बना कपड़ा मिलता था और वो सस्ता होता था। सेकंड, एक्सपोर्टिंग टेक्सटाइल टू इंग्लैंड बिकेम इंक्रीजिंगली डिफ़िकल्ट। अब इतने सारे बैन लग गए थे कि बहुत सारी ड्यूटीज़, मतलब बहुत सारे उसमें जो है टैक्स लगा दिए जाते थे, जिसके कारण क्या होता था कि हमारा कपड़ा बिक नहीं पाता था। तो थाउजेंड्स ऑफ वीवर इन इंडिया वर नाउ थ्रोन आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब उससे क्या हुआ कि जो हमारे यहाँ जुलाहे थे वो धीरे धीरे क्या हुआ कि उनका काम बंद होने लगा और इंग्लिश एंड यूरोपियन कंपनी स्टॉप्ड बाइंग। उन लोगों ने धीरे धीरे कंपनी ने क्या किया कि इंडिया का जो माल था उसको ख़रीदना बंद ही कर दिया। तो जिससे क्या हुआ कि जो डिस्ट्रेस वीवर थे उन्होंने गवर्नमेंट को पिटीशन लिखे, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करे, लेकिन गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया। 1830 तक जो ब्रिटेन का क्लॉथ था वो इंडिया के मार्केट में आ गया था और जो 1880 तक जो 2/3 ऑफ ऑल कॉटन क्लोथ्स वर्न बाय इंडियन, अब 1880 तक के क्या हुआ, 1880 तक के हमारे यहाँ जितने इंडियन जो क्लोथ पहनते थे उनका 2/3 जो पार्ट था वो सारा जो था वो ब्रिटेन से सप्लाई होने लगा था। अब आप सोचिए, अपने यहाँ के देश का जो कपड़ा था लोग नहीं पहन रहे थे और विदेशों से जो कपड़ा आ रहा था क्योंकि वो सस्ता होता था तो लोग उसको पहनने लगे विदेशी कपड़ों से। तो इससे क्या हुआ कि जो वीवर थे और स्पिनर थे वो सब लोग जो है प्रभावित हुए। रूरल वुमेन जो गांव में कपड़ा बुनती थी, ठीक है ना, तो ये धीरे धीरे क्या हुआ कि जॉबलेस हो गई। फिर हैंडलूम वीविंग डिड नॉट कम्प्लीटली डाई इन इंडिया। फिर हालांकि हैंडलूम का जो वीविंग था वो पूरा ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि मशीन का जो मतलब माल होता था और इंडिया के हाथ का बना हुआ जो कपड़ा होता था इंडियन के जो वीवर्स के द्वारा, तो वो फिर भी जो था बहुत फेमस था, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या था कि कुछ तो था लेकिन उतना ज़्यादा नहीं था। अब उसके बाद जो मैन्युफैक्चरर इन ब्रिटेन प्रोड्यूस वेरी कोर्स क्लॉथ, अब वो जो कपड़ा वहाँ से आता था विदेशों से वो बहुत मोटा होता था, जैसे सोलापुर एंड वेस्टर्न इंडिया, मदुरा और साउथ इंडिया, ये जो सेंटर थे उस समय में ये 19 सेंचुरी तक के फेमस रहे हाथ के कपड़ा बुनने में। यहाँ का जो कपड़ा था वो विदेशों में उसकी मांग थी, हालांकि उस पर बहुत सारे बैन रहते थे लेकिन फिर भी, लेकिन ओवरऑल जो पूरे इंडिया की स्थिति थी वो बहुत ख़राब थी। तो आपने देखा महात्मा गांधी ने क्या किया, अर्ज किया पीपल को, लोगों को प्रेरित किया कि वो इम्पोर्टेड टेक्सटाइल का विरोध करें और अपने खुद के देश का कपड़ा पहने। तो खादी जो था वो हमारे नेशनलिज्म का प्रतीक बन गया और जो चरखा जो था वो इंडिया को रिप्रेजेंट करने लगा और ट्राई कलर फ्लैग जो था सेंटर में, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो चरखा वाला ट्राई कलर फ्लैग था वो 1931 में अडॉप्ट किया था, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ, व्हाट हैपन टू वीवर, अब जो वीवर और स्पिनर जिनका काम ख़त्म हो गया था वो क्या हुआ, एग्रीकल्चर लेबरल बन गए। लेबरर का मतलब होता है काम करने वाले, वो खेतों में काम करने लगे और माइग्रेटेड टू सिटीज़ और सिटी में आ गए, ठीक है ना। कुछ तो प्लांटेशन, मतलब बड़े बड़े जो खेत होते थे जिनमें कॉफ़ी के और दुनिया जो दूसरे पेड़ लगाए जाते थे उनमें काम करने लगे, प्लांटेशन वर्क करने लगे। फिर कुछ जो हैंडलूम वीवर्स थे वो कॉटन मिल में चले गए, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ कॉटन मिल स्थापित होने लगी। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे हमारे देश में जगह जगह कॉटन मिल्स स्थापित होने लगे, इस्टेब्लिश होने लगी। तो इंडिया में सबसे पहले जो फर्स्ट कॉटन मिल थी वो बॉम्बे में 1854 में इस्टेब्लिश हुई और बॉम्बे जो था वो इम्पोर्टेंट पोर्ट बन गया, एक्सपोर्ट ऑफ रॉ कॉटन फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड एंड चाइना। तो यहाँ से जो रॉ कॉटन था वो इंग्लैंड और चाइना भेजा जाने लगा।
फिर है इट वाज क्लोज टू वास्ट ब्लैक सॉइल ऑफ ट्रैक ऑफ वेस्टर्न इंडिया। अब बॉम्बे इतना फेमस क्यों हुआ? क्योंकि वो महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र जो था वो काली मिट्टी के लिए फेमस था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉटन होता था, अभी भी होता है। तो ये जो है कॉटन की जो मिल्स आई, जब टेक्सटाइल मिल्स आई तो वो रॉ मटेरियल सप्लाई करने के काम आने लगी, ठीक है ना। फिर है मोस्ट वर्कर इन द स्पिनिंग डिपार्टमेंट, जो स्पिनिंग डिपार्टमेंट में काम करते थे वो वुमेन थी, और वीविंग डिपार्टमेंट में जो काम करती है, स्पिनिंग का मतलब होता है जहाँ धागा बनता है, और वीविंग का मतलब होता है जहाँ कपड़ा बुनते हैं। तो जहाँ कपड़ा बुनता था वहाँ पर मैन काम ज़्यादा करते थे, और जहाँ धागा बनता था वहाँ वुमेन ज़्यादा काम करती थी। तो हमारे यहाँ देश में 1900 तक के 84 मिल स्टार्टेड हो गई बॉम्बे में। मैनी ऑफ दीज वर इस्टेब्लिश बाय पारसी और गुजराती, और अधिकतर इनमें से जो मिल थी वो पारसी और गुजराती कम्युनिटी ने, जो चाइना से मतलब पैसा कमाते थे। और फर्स्ट मिल अहमदाबाद में भी आई 1861 में, इसी के बाद कानपुर में भी आई, ठीक। और इस तरह से बहुत सारे पीजेंट, आर्टिजन, एग्रीकल्चरल लेबरर, ये सब सिटी में आने लगे और मिलों में काम करने लगे। और इसके बाद क्या हुआ कि फर्स्ट फ्यू डिकेड्स, मतलब अब जो इतनी मिल तो स्थापित हुई, सब हुआ, लेकिन इंडिया को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। और जो चीप टेक्सटाइल था ब्रिटेन का, उससे हमारे देश का कपड़ा जो है वो महंगा था। और बहुत सारी कंट्रीज़ में जो था गवर्नमेंट सपोर्ट करती थी, लेकिन कॉलोनियल गवर्नमेंट जो हमारे देश में थी, कॉलोनियल गवर्नमेंट मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसने मना कर दिया था कि हम आपकी कोई सहायता नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वार ब्रेक शुरू हुआ, मतलब जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुआ, ब्रोक आउट हुआ, तो क्या हुआ कि फिर ब्रिटेन का जो प्रोडक्शन था वो डिक्लाइन हो गया, और इंडिया की जो फैक्ट्रीज थी उनको कहा गया कि वो मिलिट्री सप्लाई के लिए कपड़े बनाए। तब फिर हमारे यहाँ पर कपड़ा उद्योग जो है वो थोड़ा आगे बढ़ा, और हमारे जो लोग थे उनको रोज़गार मिला। ये स्थिति हमने किसकी पढ़ी? कपड़ा उद्योग की पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे सोर्ड ऑफ टीपू सुल्तान और वुड स्टील के बारे में। तो आपने सुना होगा टीपू सुल्तान का नाम, जिन्होंने मैसूर में 1799 तक के इन्होंने जो है राज्य किया, और 4 उन्होंने मेजर वार लड़े, किनके साथ? अंग्रेज़ों के साथ। और उनकी जो सोर्ड है वो आज भी बहुत फेमस है, उसकी बहुत शार्प एज है, और वो जिस स्टील से, जिस लोहे से बनाई जाती थी उसको वुड स्टील कहा जाता था। और ये जो स्टील था ये बहुत फेमस था, इसको कार्बन के साथ मिला के आयरन को बनाया जाता था, और इसकी बहुत तेज़ धार होती थी, शार्प एज होती थी। ये इसका मॉडल ये जो है ये अभी भी रखी हुई है, इसमें कोटेशन ऑफ कुरान है, और टाइगर का शेप है फेस का। और ये जो है वुड स्टील से बनाई जाती थी। मैसूर के फर्नेस मतलब होता भट्टियों में चारकोल को और आयरन को मिला करके बनाई जाती थी। और वुड जो था वो कनाडा वर्ड उक्कू, हुक्कू, उरुक्कू, इन सब को मिला करके बनाया गया है, और ये सब वर्ड स्टील के लिए यूज़ होते हैं। तो इंडियन इस वुड स्टील जो था उससे कई यूरोपियन साइंटिस्ट भी देखने आए कि हमारे यहाँ आखिर ऐसा कैसा स्टील बनता है कि इतनी तेज़ धार हो सकती है। और माइकल फैराडे जो कि साइंटिस्ट, बहुत फेमस साइंटिस्ट थे, और इलेक्ट्रिसिटी को जिन्होंने डिस्कवर किया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जिन्होंने आविष्कार किया था, तो वो लगभग 4 साल तक यहाँ पर रहे इंडिया में, और उन्होंने वुड स्टील की स्टडी की थी। फिर उस समय में साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा वुड स्टील बनाया जाता था, और कई जो थे अंग्रेज जो थे वो वुड स्टील को देखने के लिए आते थे कि वो कैसे बनाया जाता था, वो टेक्निक को भारत से ले जाना चाहते थे, ठीक है ना। अब उस ज़माने में बिहार और सेंट्रल इंडिया में हर डिस्ट्रिक्ट में स्मेल्टर हुआ करते थे। स्मेल्टर का मतलब होता है जो आयरन को गलाते हैं, आयरन को जो है गला के फिर क्या करते थे उससे, फर्नेस मतलब होता है भट्टियाँ, तो भट्टियों में क्या होता था, आयरन को गलाते थे और फिर क्या करते थे, आयरन बनाते थे। इस तरह से भट्टियाँ होती थी। अब
कुछ कम्युनिटीज़ जैसे हमारे यहाँ एक अगरिया जनजाति होती है, जनजाति का मतलब जो जंगल में रहते थे, तो वो लोग बहुत इसका यूज़ करते थे, ठीक है ना। और इन द लेट 19th सेंचुरी बहुत ज़्यादा फेमाइन आए हमारे यहाँ। फेमाइन का मतलब होता है अकाल पड़े। तो इससे क्या हुआ, बहुत सारे जो ड्राई ट्रैक्ट थे, जो हमारे यहाँ के ड्राई इलाके थे, वो बहुत तरह से तहस नहस हो गए। सेंट्रल इंडिया में अगरिया जो थे उन्होंने काम करना बंद कर दिया, गांव खाली कर दिए बहुत सूखे होने की वजह से। और बहुत सारे फिर कभी उन लोगों ने अपनी भट्टियों में काम नहीं किया। फिर 19th सेंचुरी में क्या हुआ कि कुछ जो थे क्राफ्ट ऑफ आयरन स्मेल्टिंग एकदम डिक्लाइन हो गया। बहुत सारे विलेज में फर्नेसेस जो थी वो मतलब डिसयूज़ में आ गई। तो उसके बहुत सारे कारण थे। एक तो अकाल पड़ा, अकाल का मतलब होता है एकदम पानी नहीं गिरता तो लोग एकदम ज़मीनें सूख जाती हैं, तो लोगों को दूसरी जगह जाना पड़ता है, तो उन लोग भी छोड़ छोड़ के चले गए। दूसरा क्या था कि उस समय में अंग्रेज़ों ने फॉरेस्ट लॉ लाए थे। फॉरेस्ट लॉ में ये था कि भाई आप जंगल से लकड़ी काट के नहीं ला सकते, तो चारकोल के लिए लकड़ी लगती थी, क्योंकि लकड़ी को ही जला के चारकोल बनता था, फिर उसको आयरन में मिला के आयरन बना, मतलब वुड से स्टील बनता था। तो फॉरेस्ट लॉ की वजह से क्या हुआ कि उन लोगों को एंट्री नहीं मिली, और उनको क्या हुआ, यदि थोड़ा बहुत यदि वो बनाना चाहते भी थे तो उनको इतना टैक्स लगाना पड़ता था कि टैक्स देना पड़ता था कि हर जो फॉरेनर्स जो थी उनका टैक्स इतना ज़्यादा लेती थी गवर्नमेंट कि उनको धीरे धीरे क्या हुआ, वो अपना आयरन बनाना बंद करना पड़ा। तो इसके पीछे ये कारण था क्योंकि ब्रिटेन में आयरन बनता था, तो वो जो आयरन था वो चाहते थे कि भारत में उसका उपयोग करें लोग। भारत में जो आयरन बनता था उसका उपयोग ना करें, जैसे कपड़े के साथ किया था उन्होंने। तो इसके साथ क्या हुआ कि जो लोकल स्मेल्टर थे, जो आयरन का यूज़ कराने वाले थे, धीरे धीरे उनका जो है उपयोग घट गया। अर्ली 20th सेंचुरी में आर्टिजन प्रोड्यूसिंग आयरन एंड स्टील फेस्ड अ न्यू कंपटीशन। अब जब 20th सेंचुरी की शुरुआत हुई तो उस समय में जैसे वो एक और नया कंपटीशन उनको फेस करना पड़ा। तब फिर क्या हुआ, हमारे यहाँ पर आयरन और स्टील की फैक्ट्री बनाने का काम एक व्यक्ति ने किया था। अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो 1904 तक हॉट मंथ ऑफ अप्रैल चार्ल्स वेल्ड अमेरिका के जियोलॉजिस्ट थे। जियोलॉजिस्ट मतलब होता है जो धरती के अंदर क्या क्या है, कौन कौन से खनिज हैं, उसका पता लगाते हैं। तो दोरबजी टाटा के साथ जो जमशेदजी टाटा, टाटा बिरला का नाम आपने सुना होगा, तो जमशेदजी टाटा के जो सबसे बड़े बेटे थे वो छत्तीसगढ़ में आयरन डिपॉजिट ढूंढ रहे थे, क्योंकि इनका प्लान था दोरबजी टाटा का कि भाई हम यहाँ पर एक इंडस्ट्री लगाएंगे जिससे आयरन को पिघला के जो है हम आयरन इंडस्ट्री बनाएंगे। तो वो क्या था, ओर ढूंढ रहे थे। ओर का मतलब होता है कि जैसे ऐसा नहीं कि कहीं आयरन एकदम से मिल जाता है। ओर का मतलब खनिज होता है। तो मतलब आप समझ लीजिए कि एक पत्थर होता है जिसमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है। यदि उस पत्थर को पीसा जाए और पिघलाया जाए तो उसमें से आयरन अलग हो जाएगा और बाकी जो मटेरियल है जो फालतू है वो अलग हो जाएगा और वो आयरन का यूज़ किया जाएगा। तो वो ऐसी चीज़ें ढूंढ रहे थे जिसमें बहुत ज़्यादा आयरन हो। तो जब क्या हुआ, वो एक स्मॉल विलेज में पहुँचे तो वहाँ देखा कि लोग जो है वो आयरन ओर लेकर आ रहे हैं, और वो लोग अगरिया थे, जो मैंने बताया था ना आपको कि अगरिया जनजाति थी। तो फिर उन लोगों ने पूछा कि भाई आप कहाँ से ला रहे हो, तो उन्होंने बताया कि उस पहाड़ में है। तो फिर क्या हुआ कि उस हिल में उन्होंने डिक्लेयर किया, राजहारा हिल नाम था उसका, राजहारा हिल। तो वहाँ पर उन्होंने डिक्लेयर किया कि भाई यहाँ बहुत ज़्यादा आयरन ओर है, परंतु वहाँ एक प्रॉब्लम थी कि वो ड्राई एरिया था। तो फिर उन्होंने क्या किया कि फिर जो दोरबजी टाटा जी थे तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पर फैक्ट्री बनाई जैसे, और उन्होंने जो है अगरिया जनजाति ने खूब हेल्प की। और हमारे देश में पहली जो स्टील प्लांट था वो भिलाई स्टील प्लांट वो वहाँ पर स्थापित हुआ। फिर बहुत सारा जो एरिया था फॉरेस्ट का उसको क्लियर किया गया क्योंकि वो बहुत फॉरेस्ट वाले एरिया में था। और स्वर्ण रेखा नदी के किनारे जो था जमशेदपुर करके जो है एक जगह बसाई गई। जमशेदपुर आज एक फेमस जगह है और वहीं पर टिस्को की स्थापना हुई। टिस्को का पूरा फॉर्म है टाटा आयरन स्टील कंपनी।
ठीक है ना। तो और ये जो आयरन को प्रोड्यूस करना इसने कब शुरू की, 1912 में। तो टिस्को जो थे वो बिल्कुल ऐसे समय में स्थापित हुई क्योंकि उस समय में इंडिया जो था ब्रिटेन से जो है स्टील एक्सपोर्ट होता था हमारे यहाँ, जैसे मैंने आपको बताया। और रेलवे उस समय में हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा रेलवे लाइन अंग्रेज लोग बिछवा रहे थे कच्चे माल को इधर से उधर भेजने के लिए। तो इसलिए उस समय में बहुत अच्छा आयरन कहीं प्रोड्यूस नहीं होता था। और ब्रिटिश के जो एक्सपर्ट थे वो ये बिलीव नहीं करते थे कि इंडिया का कोई आयरन इंडिया में कोई ऐसी फैक्ट्री होगी जो ऐसा आयरन देगी। तो टिस्को ने क्या किया कि सिचुएशन को चेंज कर दिया। और जैसे ही 1914 में वर्ल्ड वार फर्स्ट शुरू हुआ, याद रखना 1914 में शुरू हुआ था वर्ल्ड वार फर्स्ट, तो स्टील जो था ब्रिटेन का उसको यूरोप में वार के लिए जो है स्टील भेजना था। तो अब इंडिया में कौन करे रेलवे को सप्लाई, तो इसके लिए टिस्को ने बहुत हेल्प की। और टिस्को ने जो है शैल भी प्रोड्यूस किया। शैल मतलब होता है बम का जो बाहरी भाग होता है उसको शैल कहा जाता है। और इस तरह से क्या हुआ कि 1990 तक के टिस्को का 90% जो स्टील था वो गवर्नमेंट को ख़रीदना पड़ा, कॉलोनियल गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। और टिस्को जो था फिर वो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बना। तो इस तरह से देखिए आप, टिस्को ने क्या किया, हमारे देश को एक नई दिशा दी। इन केस ऑफ आयरन एंड स्टील, कॉटन इंडस्ट्री, industrial expansion occurred only when British imports into India declined and market of Indian industrial goods increased। तो इस तरह से आपने देखा कि दोनों स्थिति में, चाहे वो फिर कपड़े की बात हो या आयरन की बात हो, और दोनों में फिर क्या हुआ कि हमारा देश जो है आगे बढ़ता रहा। और धीरे धीरे क्या हुआ कि हमने बहुत सारी जो डिमांड थी वार की वो पूरी करना शुरू किया। और इसके कारण फिर टिस्को ने अपना जो कंपनी है उसको एक्सपांड भी किया। और जमशेदपुर में आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे उन्होंने बॉयलर और पावर हाउस की भी स्थापना की 1919 में। तो इस तरह से हमारे देश में क्या हुआ, वीवर का, आयरन स्मेल्टर का, ठीक है, और फैक्ट्री ओनर कैसे बना हमारा देश, इन सब के बारे में आपने इस चैप्टर में पढ़ा। थैंक यू वेरी मच।